Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, The Industrial Revolution and the Rise of Imperialism. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, we have to start part 2 with this topic, impact of industrial revolution. हम देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने सब कुछ चेंज करके रख दिया, कौन सी वो चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट करने लगी जो पहले थी ही नहीं. ठीक है बात. अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया ना बच्चा, तो चेंजेस इतने रेडिकल थे, इतने डायनेमिक थे वेस्टर्न सोसाइटी में कि इन्हें रिकॉग्नाइज करना भी मुश्किल हो रहा था. लोगों की लाइफ इस तरीके से चेंज हो रही थी कि वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है. चलो, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने रेडिकली चेंज करके रख दिया पूरे के पूरे फैब्रिक को वेस्टर्न सोसाइटी के. ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटीज के रन करने का तरीका ही बदल गया. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो बहुत प्रोफाउंड था. प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है बच्चा? ग्रेट था, इंटेंस था, इतना इंटेंस था, इतना ग्रेट था दैट कंडीशंस ऑफ लाइफ चेंज बियॉन्ड रिकॉग्निशन. मतलब इस तरीके से लाइफ चेंज हुई, लाइफ की कंडीशंस चेंज हुई जो हम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते. बियॉन्ड रिकॉग्निशन सब कुछ बदल गया. अब इम्पैक्ट की बात करें, क्या इस पैराग्राफ का मॉरल समझ में आया? इस पैराग्राफ का मॉरल ये बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत कुछ इस तरीके से चेंज हुआ कि इवन वी कांट इमेजिन इट, है ना, बियॉन्ड रिकॉग्निशन. पहचान में ही नहीं आ रही थी चीजें. फर्स्ट विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट. फर्स्ट, अर्बनाइजेशन. देखो, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता गया बच्चा, जो लोग थे जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे जिनकी डिपेंडेंस थी, अब वो उस काम को छोड़कर कहाँ पर आ रहे हैं? शहरों में आ रहे हैं नौकरी पाने के लिए. तो जहाँ पर भी फैक्ट्री इंडस्ट्री होती है उसके आसपास एक सिटी, अर्बन एरिया रेडी हो जाता है. उसी को क्या कहा हमने? अर्बनाइजेशन. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ की ग्रोथ हुई जहाँ पर फैक्ट्रीज थी. ठीक है, जहाँ फैक्ट्री सेटअप थी. लोग विलेजेस से माइग्रेट करके आने लग गए कहाँ की तरफ? इंडस्ट्रियल टाउन्स की तरफ, इंडस्ट्रियल सिटीज़ की तरफ. क्यों आए बच्चा? इन सर्च ऑफ जॉब. और ये जो शिफ्टिंग हो रही थी लोगों की रूरल टू अर्बन एरियाज, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था. किसका? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का. अच्छा, कुछ हद तक जो हमारी हैवी डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर पर वो भी कम हो गई थी. लोगों को जॉब्स इजीली मिल पा रही थी विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. देन फैक्ट्री सिस्टम. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था तो प्रोडक्शन कहाँ पर होता था बेटा? घरों में, है ना. स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती थी जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की हेल्प पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता था, पर वो प्रोसेस इतनी स्लो थी, मास प्रोडक्शन नहीं था. ठीक है, फिर आया फैक्ट्री सिस्टम. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने डिस्ट्रक्ट करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया पूरे डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को. ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बंद ही हो गया फैक्ट्री सिस्टम के आने के बाद. वो जितने भी वर्कर्स थे वो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए चले गए. एंड मशीन मेड गुड वर मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल. और बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे क्या होने लगा? मशीन मेड गुड बनने लगा. ठीक है, द वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी. ऑल काम लोगों के बीच में डिवाइड हो गया उनकी एबिलिटीज को देखते हुए, उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए. नेक्स्ट थिंग, डिवीजन ऑफ लेबर. एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था, फीचर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, देखो बेटा, पहले क्या होता था? एक ही व्यक्ति सारे काम करता था. ठीक है, चार अगर प्रोसेस है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो चारों एक ही करता था. पर अब यहाँ पर क्या हो गया? एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्सन को सिर्फ स्पेशलाइज टास्क दिया गया है करने के लिए. वही व्यक्ति हर काम नहीं करेगा. एक एक व्यक्ति जैसे कपड़े की कटिंग कर रहा है तो दूसरा उस शर्ट को स्टिच करेगा, तीसरा उसके ऊपर बटन लगाएगा, चौथा उसको आयरन करके पैक कर देगा. मीन्स अब स्पेशलाइज टास्क दिए जाने लगे हर व्यक्ति को. पहले ऐसे नहीं था. पहले होम यूनिट्स में तो क्या होता था बेटा? एक ही व्यक्ति सारे काम कर लेता था, कभी जरूरत लगती है तो फैमिली मेंबर की हेल्प ले लेता था. पर अब ऐसा नहीं है. एक व्यक्ति को या एक ग्रुप को एक ही काम दिया जाएगा और वो उसी में मास्टर बन जाएगा और धीरे धीरे उसको इतना एफिशिएंटली करने लगेगा कि जो एरर के चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे. ठीक है बात, डिवीजन ऑफ लेबर.
जैसे बेटा आज अगर हम बात करें ना कि एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, ऑपरेशंस अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड टास्क। तो एक व्यक्ति सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करेगा, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब क्या बोलेंगे, रिक्रूट करने का काम करेगा लोगों को। तो एक सिर्फ मनी मैटर्स में डील करेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। ठीक है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा। तो ये जो काम है, ये क्या ही है बेटा, स्पेशलाइजेशन है। ठीक है। देन कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो इसी ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की भी बातें की। ठीक है, मैंने फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, मैंने दूसरी फैक्ट्री खोली और इस तरीके से बहुत सारे अमाउंट में वेल्थ एक अकेले हैंड में कॉन्सेंट्रेटेड थी, जो था मेरा। ठीक है बात। चलो, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट थे, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने लग गया। अ फ्यू रिच पीपल हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। थोड़े से रिच लोग थे जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, कैपिटल था। ठीक है, और वास्ट मेजोरिटी में वर्कर थे। आज तक ये सिस्टम चलता है। हमारे इंडिया में बात करें तो अबानी है, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, जिनको आप टिप्स पर काउंट कर सकते हो। ठीक हुई बात। और वर्कर्स तो अनलिमिटेड। तो वास्ट मेजोरिटी में लोग वर्कर्स बने, जिन्हें कैपिटलिस्ट ने एम्प्लॉय किया अपनी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, और वो काम करते थे फॉर वेजेस, मजदूरी के लिए उन्होंने काम करना चालू कर दिया। वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो आपको काम पे रखेगा वो यही सोचेगा कि इस व्यक्ति से मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा काम लूं। ओके, ये जो मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, वेजेस दे रहा हूँ, जो रिम्यूनरेशन दे रहा हूँ, इसके बदले में मैं किस तरीके से इससे कितना ज़्यादा काम ले सकता हूँ, ये हर एम्प्लॉय करने वाला व्यक्ति सोचता है। इवन इन स्कूल्स, इन कोचिंग्स, इन फैक्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज, इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एवरीवेयर द कंसेप्ट इज सेम। द वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट वर्कर्स को क्या करते थे बेटा, एक्सप्लॉइट करते थे। और वर्कर्स पार्टी में, मिजरी में, गरीबी में, बहुत ही दयनीय स्थिति में हमारे वर्कर्स लोग रहते थे। बहुत वाइड गल्फ था, बहुत गैप था, गल्फ था, मतलब क्या बोलना चाहिए, क्या बोलोगे यार, गैप ही समझ लो। जो मनी का कंसंट्रेशन था रिच कैपिटलिस्ट के पास, और जो थोड़ा बहुत पैसा था पुअर वर्कर्स के पास, बहुत गैप था इसमें। ठीक है, रिच बहुत ज़्यादा रिच थे, पुअर बहुत ज़्यादा पुअर थे। जो कैपिटलिस्ट थे thus haves while the workers haves not। कैपिटलिस्ट को कहा गया have, सब कुछ था इनके पास, और वर्कर्स को कहा गया have not। एक थे हैव्स कैपिटलिस्ट, और वर्कर्स थे हैव्स नॉट, इनके पास कुछ भी नहीं था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लेड टू द सोशल इनइक्वालिटीज। बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इन दोनों का। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोसाइटी में होगी तो उसके साथ साथ ही सोशल इनइक्वालिटीज भी चलेगी। बच्चा, एक जो रिच व्यक्ति होगा वो अपना फ्रेंड एक रिच को ही बनाएगा। ठीक है, जब मैरिज अलायंसेस होंगे तो रिच का रिच में ही मैरिज अलायंस होगा। ये जो मूवीज वगैरह बनती है ना, ये गरीब लड़का अमीर लड़की, ये बस सुनने कहने की बात है, रियलिटी में कुछ नहीं होता। तो मैरिज अलायंसेस में रिच रिच के साथ रहेगा, पुअर पुअर के साथ रहेगा। फ्रेंडशिप में भी ऐसा ही होगा, सोशल फंक्शंस में ही ऐसे होगा। तो जहाँ पर इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी बच्चा, धीरे धीरे वहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी भी क्रिएट होने लग जाएगी। ठीक है, विच इवेंचुअली लैड टू द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। और फिर सोशलिज्म जैसे ही क्या बोलना चाहिए, फिलोसफी आएगी जो कुछ हद तक सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। रिच से टैक्स लेगी, गरीबों को टैक्स से स्कूल, हॉस्पिटल्स और बेसिक एमिनिटीज बना के देगी। Am I clear here? Economic inequalities led to social inequalities. It is truth, proven truth है ये। ठीक है, और जब सोशल इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ जाएंगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ जाएंगी, तो हमें सोशलिज्म की जरूरत पड़ेगी। जब मशीन्स आने लगी बच्चा, तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। ठीक है, क्योंकि अब बहुत कम वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए। मशीन से एक साथ में बहुत सारे गुड्स को बना देती थी। ठीक है बात। The advent of machine led to lot of people losing their jobs as fewer were required to produce the same goods। पहले जब बहुत सारे लोगों की जरूरत थी उस गुड को प्रोड्यूस करने में, अब थोड़े से लोगों में भी वो गुड प्रोड्यूस हो जाएगा।
अनएम्प्लॉयमेंट गेव राइज टू जनरल एंगर, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों में इतना गुस्सा आ गया किसके टुवर्ड्स, मशीन, ये मशीन है जो हमारे जॉब्स को खा रही हैं, ये मशीन्स की वजह से हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ये मशीन्स की वजह से मैं अपने फैमिली को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहा हूँ। इस टाइप का एंगर एक मेंटल सेटअप था किसके बीच में बच्चा, वर्कर्स के बीच में, क्योंकि मशीन्स नहीं थी तो हम सबको के पास एम्प्लॉयमेंट था, काम था, पर मशीन्स की वजह से नहीं है। नेक्स्ट, एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कैसे ट्रेड, व्यापार बड़ा, कॉमर्स वाणिज्य, कॉमर्स का मतलब होता है हिंदी में वाणिज्य, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। तो कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स अब एक्सपांड होगा वो देखेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब गुड्स का होने लगा बच्चा, जब इतना गुड आप इतनी क्वांटिटी में बना लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसको बेचना भी पड़ेगा, तो इससे एक्सपांशन होगा ट्रेड का। ट्रेड जितना बढ़ेगा उतनी कमर्शियल एक्टिविटीज, कॉमर्स भी बढ़ेगा। जितना भी सरप्लस गुड था, सरप्लस गुड का, सरप्लस का मतलब क्या होता है बच्चा, जो हमारी नीड है उससे ज़्यादा जो गुड है, सपोज करो मेरी नीड है 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एट इन अ ईयर और 20 मेरे पास है, तो वो जो 10 बचा हुआ वो क्या है, सरप्लस है। तो उसको सोल्व किया गया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स मेड द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस रिच एंड प्रॉस्पेरस, और जो सरप्लस जिसको आप सेल आउट करे थे डिफरेंट कंट्रीज में, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ा, और प्रॉफिट जहाँ बढ़ेगा वहाँ पर आप रिच बन जाएंगे, प्रॉस्पेरस बन जाएंगे। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, ठीक, कोई बात। अच्छा, ट्रेड के एक्सपांशन के पीछे एक और रीज़न था कि अब हमने स्टीम शिप्स बना ली थी, मतलब जिस टाइम को हम इस चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं इस टाइम में अभी स्टीम शिप बन गई थी, विच वर सुपीरियर टू अर्लियर शिप्स, और जो अर्लियर शिप्स से बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी, ठीक है बात। तो स्टीम शिप्स के भरोसे, मतलब स्टीम शिप्स के आने के बाद भी ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहले जो शिप थी उसमें हम लोग इतना रिलाई नहीं कर सकते थे कुछ को सेल आउट करने के लिए, यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, पर अब हमारे पास स्टीम शिप्स अवेलेबल थी जो जल्दी भी काम कर रही थी और एफिशिएंटली भी काम कर पा रही थी। शिप मतलब क्या बोलना चाहिए, जहाज, है ना, सबको ही पता होगा ये तो। No production increased further. These nations began to look for new markets for sale of finished goods. अब आगे हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं, क्योंकि अब हमें तलाश थी न्यू मार्केट सी, जहाँ पर हमारे फिनिश्ड गुड्स को क्या कर पाए, सेल कर पाए। प्रॉफिट, प्रोडक्शन अभी हमने फर्दर बढ़ाया नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाया बेटा, क्योंकि अगर हम चीज़ों को बना के रख लेंगे वो सेल नहीं हो पाई तो ऐसे प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो आप मार्केट देखो जहाँ पर आप अपने फिनिश गुड को सेल कर पाओ, ठीक है। अब इस प्रॉफिट देखने के चक्कर में, नई कंट्रीज को ढूंढने के चक्कर में सारी यूरोपियन कंट्री कंपटीशन में लग गई। जैसे इंग्लैंड तो था ही लीडर इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जर्मनी आ गया, फिर फ्रांस भी आ गया, स्पेन है, पोर्चुगल है, और इन सब के न्यू मार्केट की तलाश है फॉर सेलिंग देयर गुड्स, ठीक है, गुड्स को सेल करने के लिए। तो अब क्या होगा बेटा, इनके बीच में कंपटीशन होगा, कंपटीशन अमंग यूरोपियन नेशन टू अक्वायर कॉलोनीज इन डिस्टेंट लैंड। अब पोर्चुगल भी चाह रहा है कि उसके पास कॉलोनीज हो, ब्रिटिश भी यही चाह रहा है, फ्रांस भी यही चाह रहा है, जर्मनी भी यही चाह रहा है कि हमारे पास नई नई कॉलोनीज हो अलग अलग जगहों पर, जो हमें रेडी मार्केट तो दे मैन्युफैक्चर्ड गुड का, पर हमें रॉ मटेरियल भी सप्लाई करे। कॉलोनीज क्यों चाहिए थी बच्चा, जैसे इंडिया को इंग्लैंड ने कॉलोनी बनाया, क्यों बनाया इंडिया को कॉलोनी, सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट्स, एंड दे कैन बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया के पास रॉ मटेरियल थी तो इंडिया से क्या खरीदेगा, रॉ मटेरियल, और एट द एंड उस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना के भी किसको सेल कर देगा, इंडिया को ही सेल कर देगा। इन द सेम वे दे हैव अक्वायर्ड अमेरिका, 13 colonies of America as a colony. Then साउथ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड, वियतनाम, और कौन सी कॉलोनी थी, साउथ अफ्रीका, ये सब क्या थी, कॉलोनीज थी। ऑस्ट्रेलिया कॉलोनी था, ठीक है। इन सब कॉलोनी को अक्वायर करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, नहीं, दो रीजन थे। पहला कि इनसे रॉ मटेरियल लो, दूसरा इनको अपना फिनिश प्रोडक्ट सेल आउट कर दो। तो जो कॉलोनियल राइवलरी थी हमारे इंडिया में ही, पोर्चुगल भी थे, गोवा में पोर्चुगल थे, फ्रांस, पौंडुचेरी, कराईकल, माहे, पौंडुचेरी, ठीक है, यहाँ पर कौन थे, फ्रेंच, और बाकी मैक्सिमम पार्ट में कौन थे, ब्रिटिश। तो इंडिया में भी कौन थे बच्चा, पोर्चुगल भी थे, फ्रेंच भी थे, और इंग्लिश भी थे।
और ऐसा बोला जाता है कि बहुत टाइम पहले डच कंपनीज, स्पेन कंपनी भी ट्राई की थी, पर हमें मतलब नहीं। हमें किससे मतलब था? पोर्चुगल के पास था गोवा, फ्रांस के पास था पौंडीचेरी, माहे यमन कराइकल, और या नाम माहे कराइकल पौंडीचेरी, और इंग्लिश के पास था मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपस में यहाँ पर राइवलरी कर रही हैं, लड़ रही हैं कि किसके पास कितना ज़्यादा कॉलोनीज रहेंगी, कौन कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके यहाँ से रॉ मटेरियल लेगा, फिर फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर सेल आउट कर पाएगा। तो इन्हीं राइवलरीज की वजह से हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है बात। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि स्टार्ट हुआ था 1914 में और ख़त्म हुआ था 1918 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेटा डायरेक्ट हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़े थे। किसकी साइड से? ब्रिटिश की साइड से। हमारे ट्रूप्स वहाँ लड़ने गए थे। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नाउ सोशलिज्म। सोशलिज्म वॉज अ रिएक्शन टू द एवल्स ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के एवल्स के रिएक्शन में ही किसका कंसेप्ट आया? सोशलिज्म का कंसेप्ट आया। ठीक है। कैपिटलिज्म की फिलॉसफी देने वाले थे एडम स्मिथ। किसने दी फिलॉसफी कैपिटलिज्म की? एडम स्मिथ। सिंपल सी फिलॉसफी थी कि भैया एक व्यक्ति अगर काम करने मार्केट में आएगा तो वो जॉब क्रिएट करेगा, लोगों को एम्प्लॉय करेगा। पर धीरे धीरे जब कार्ल मार्क्स का टाइम आया, जिन्होंने कम्युनिज्म की फिलॉसफी दी, उन्होंने बताया कि ये आदमी उन लेबर्स को एक्सप्लॉइट भी करेगा। ठीक हुई बात। तो सोशलिज्म रिएक्शन था टू द एवल्स ऑफ कैपिटलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जहां पर कोई प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कोई प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी। पीपल इन अ सोशलिस्ट सेटअप वुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर क्लासेस। लोग सोशलिस्ट सेटअप में पुअर और रिच में डिवाइडेड नहीं रहेंगे। इसका मतलब था कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जो कैपिटल होगा, इसको ओन करने वाली होगी सोसाइटी एज अ होल। ना आपका ना मेरा, पूरी सोसाइटी का पैसा होगा। हर व्यक्ति काम करेगा, वुड वर्क एंड शेयर इक्वली द प्रॉफिट्स। हर व्यक्ति काम करेगा और फिर जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली शेयर कर लेगा। जो फ्रूट्स होंगे इनके लेबर के, उससे मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो सब शेयर करेंगे इक्वली। जो एक्सप्लॉयटेशन पहले हो रहा था कैपिटलिज्म में, अब वो नहीं होगा। एक्सप्लॉयटेशन वुड बी वाइप्ड आउट एंड द क्लासलेस सोसाइटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी वुड बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब जो क्या था एक्सप्लॉयटेशन था वो खत्म हो जाएगा, एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, नो रिच नो पुअर, सोशल इक्वालिटी स्टेब्लिश हो जाएगी। पर बेटा ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। हम लोग देखते हैं, आप लोग अपनी क्लास में ही देखते होंगे, कुछ बच्चे बहुत टॉपर होते हैं, कुछ में लीडरशिप क्वालिटी होती है, कोई अच्छे फुटबॉल प्लेयर होते हैं। तो जब भगवान ने ही हमें एक जैसा नहीं बनाया, तो क्या हम मिलके कभी भी एक सोशल इक्वालिटी लेके आ सकते हैं? क्या नहीं ला सकते। क्लासलेस सोसाइटी हो सकती है या नहीं हो सकती, जिसमें ज़्यादा दिमाग होगा, जो ज़्यादा एफर्ट डालेगा, जो ज़्यादा लेबर लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है उसके पास कॉन्सेंट्रेशन होगा ही चीज़ों का। आपकी क्लास में जो टॉप कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा मेहनत करता है, इसलिए वो टॉप कर रहा है। एक बच्चा जो बैक बेंचर है, जिसको पढ़ना ही नहीं है, वो क्लास में बैठा है इसलिए है कि कहाँ से मैं टीचर को परेशान करूँ, बच्चों को परेशान करूँ। तुम्हें लगता है कि इन फ्यूचर जाके वो कुछ अच्छा कर पाएगा? ये लर्निंग प्रोसेस है, इसको आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। तो क्लासलेस सोसाइटी बनना मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है, पर ठीक है, ऐसी कल्पना हमने की कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सब मिलके पैसा कमाएंगे और फिर पैसे को आपस में बांट लेंगे। फिर ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, सोशल इक्वालिटी आ जाएगी। आज तक किसी कंट्री में ऐसा हुआ नहीं है और ना ही होगा। सोशल इफेक्ट्स की बात करें हम, तो सोशल इफेक्ट में सोशल इनइक्वालिटी, पहले ही हमने बात की है कि जहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ जाती है, rich capitalists and the poor workers led to gross social inequalities। कुछ रिच कैपिटलिस्ट हैं, कुछ पुअर वर्कर्स हैं, और ये लोग क्या लेके आए हैं? सोशल इनइक्वालिटीज। बहुत बड़ा गैप बन गया है सोशल स्टेटस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स के बीच में। ऑब्वियसली बात है, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें और हम में फर्क तो होगा ही, है ना। बिकॉज दे हैव टेकन अ रिस्क। जब वो बिजनेस ओपन अप कर रहे थे, तो क्या हम में से किसी ने गारंटी दी थी उनको कि यार अगर आपका प्रोडक्ट फेल हुआ तो कुछ चिंता नहीं करो, हम सब आपका पैसा भर देंगे? इट वॉज नॉट लाइक दैट, ऐसा कभी भी नहीं था। ठीक हुई बात। आप कितने भी बड़े बिजनेस एम्पायर को रन क्यों ना करते हो, 100% आप कभी गारंटी नहीं दे सकते कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे वो सक्सेस ही होगा। टाटा नैनो इज द परफेक्ट एग्जाम्पल।
इतने बड़े टाटा एम्पायर जिनके पास टाटा मोटर्स भी है, टीसीएस है, टिस्को है, वो भी जब टाटा मोटर को लॉन्च किए तो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे, पर टाटा नैनो वाज मेजर फेलियर। तो क्या हमने रतन टाटा को या टाटा एम्पायर को या टाटा बिजनेस को ऐसा बोला कि चलो आपको लॉस हो गया हम पैसा दे देंगे? नहीं देंगे ना बेटा हम। तो फिर वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें हमारा हिस्सा कैसे? हम वहाँ काम करने जाते हैं, उसके बदले हम सैलरी या वेजेस लेते हैं, दैट्स इनफ। तो क्योंकि वो रिस्क ले रहा है तो प्रॉफिट भी उसका होना चाहिए। वैसी बात है, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप भी लें और एक एम्पायर खड़ा कर दें। हार्श लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स। चलो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोग गांव से शहरों की तरफ आने लग गए। फॉर व्हाट? इन सर्च ऑफ जॉब। विलेज टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब। इन इंडस्ट्रियल एरियाज दे वर गोइंग विदाउट एनीथिंग, कुछ भी नहीं होता था उनके पास, गए वहां पर रहने लग गए, उन्हें कोई जॉब भी मिल गई सपोज करो, तो सिटीज ग्रो होने लग गई विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग। जिसको जहाँ जगह मिलती वो वहीं पर रहने लग जाता, कोई प्लानिंग ही नहीं थी सिटीज की। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी सिटीज ओवर क्राउडेड होने लगी एंड पीपल वर फोर्स टू लिव इन क्राउडेड होम्स इन सॉलिड सराउंडिंग। सब लोग क्राउडेड होम्स में रहना उनकी मजबूरी बन गई थी, कोई प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं थी। लार्ज नंबर में स्लम बनने लग गए, स्प्रैंग अप होने लग गए, ब्लैक स्मोक एयर में दिखने लग गया, बेसिक एमिनिटीज इन लोगों के पास नहीं थी। देखो, विलेज में हो सकता है आपका बहुत अच्छा घर हो, पर जब आप शहर में आए तो उस घर को लेके नहीं आए ना। आपकी सैलरी भी इतनी नहीं थी कि आप एक आलीशान घर तुरंत ही खरीद लेते, तो आपने स्लम्स में रहना स्टार्ट कर दिया। अब स्लम्स में आप रह रहे हो तो बेटा झुग्गी झोपड़ी में ना ही तो प्रॉपर हाइजीन होता है, ना ही तो टॉयलेट्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लम्स में सैनिटेशन तो होगा ही नहीं। फिर जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज बनने लग गई तो हमने देखा स्मोक फिल्ड थी एयर में, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं थी। जो हेल्थ थी वर्कर्स की वो दिन पे दिन कैसी बेकार होती जा रही थी। कई बार डिसीजेज आती है, एपिडेमिक्स आती, और फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ का लॉस होता। According to a report of slum in Manchester, all the inhabitants had died due to cholera epidemic in the early 1830। अर्ली 1830 में कोलेरा जैसी बीमारी से इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। ऑल द इनहेबिटेंट्स मतलब पूरे के पूरे लोग जो मैनचेस्टर के स्लम में रहते थे वो मर गए। मरे किसी भयंकर बीमारी से नहीं कि कैंसर से मर गए, टीबी से मरे, किससे? कोलेरा एपिडेमिक से। ठीक है, जो पानी गंदा पानी पीने से बीमारी होती है कोलेरा, उस कोलेरा एपिडेमिक से मैनचेस्टर के ऑल द इनहेबिटेंट्स की डेथ हुई। कहाँ के? स्लम के। पूरा मैनचेस्टर नहीं मरा, मैनचेस्टर के स्लम्स में रहने वाले लोग। तो ऐसा भी होगा बेटा, क्योंकि आप बहुत पास पास रह रहे हो, ओवर क्राउडेड एरिया में रह रहे हो, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है, प्लस क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारी डेथ हुई। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। जो कैपिटलिस्ट थे उन्हें तो बहुत इन और अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट में वेल्थ मिल रही थी, किस पे? एट द एक्सपेंस ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन से, वर्कर के एक्सपेंस से ही उन्हें क्या मिल रही थी? वेल्थ। अल्टीमेटली काम तो कौन कर रहा था? वर्कर। पर ये भी तो सोचो लालो, दिमाग किसका था, रिस्क किसका था, है ना? वो तो इंडस्ट्रियल्स का था ना। चलो, द मेजोरिटी ऑफ होम बट टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर एम्प्लॉयर्स। और जो वर्कर्स थे वो किस पे डिपेंड करते थे? एम्प्लॉयर्स पे। आप मेरे पास आए काम मांगने, मैंने आपको बोल दिया आपकी 10,000 रुपये सैलरी होगी, आप दिन भर काम करें ना, वाई आर यू बॉदरिंग अबाउट माई प्रॉफिट? इफ यू आर लाइक कि नहीं मुझे प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए, तो फिर मेरे लॉस में भी शेयर लो भाई, है ना? इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोलेंगे? चलो, तो वर्कर्स तो एक फिक्स सैलरी पे हायर किए जाते थे, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। चलो, वर्कर्स हैड नो जॉब सिक्योरिटी। वर्कर्स की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी, इन्हें कभी भी जॉब से डिसमिस कर दिया जाता था। दे वर्कड ऑन वेरी लो वेजेस। वेजेस उनके बहुत कम होते थे, एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस होती थी, मतलब जहाँ वो काम करते थे कंडीशंस बहुत ख़राब होती थी। जो कैपिटलिस्टिक होते थे वो वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, ऑलमोस्ट इनसे 16 आवर्स अ डे काम कराते थे। इस पे मैं डिसएग्री हूँ कि ये कैपिटलिस्ट को नहीं करना चाहिए। ठीक है, 16 घंटे क्या होते हैं बेटा? अभी तुम लोग स्कूल जाते हो, गया 8 घंटे जब स्कूल जाते हो तो उसी में थक जाते हो, तो उसका भी डबल कर लो, 16 आवर्स अ डे काम करना, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था कैपिटलिस्ट को। विदाउट एनी ब्रेक दिए बिना उनसे 16 घंटे काम करवाते रहते थे, और उन्हें अलाउ नहीं था कि वो स्ट्राइक करें। विमेन को चिल्ड्रंस को भी एम्प्लॉय किया जाता था लार्ज नंबर में, और
डीप और डेंजरस कोल माइंस में भी इन्हें काम करने दिया जाता था। औरतें बच्चों को बोल देते थे चलो ठीक है चले जाओ काम करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ पिक्चर शोइंग चिल्ड्रन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, देखो बच्चे भी काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में। ये डॉन टू डस्क, सुबह से लेके शाम तक काम करते रहते थे और इन्हें फाइनली एट द एंड जो वेजेस मिलते थे वो होते थे बहुत कम। थोड़ा ये मुझे एक ही बात गलत लगी, वो बात थी कि 16 घंटे काम करना भैया बड़ी बात है, ठीक है। और 16 घंटे काम करने के बाद आपको जो वेजेस जो मजदूरी मिल रही है बहुत कम मिल रही है, चलो। कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता था वर्कर्स को फॉर इंजरी और डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट इन माइंस और फैक्ट्रीज। अगर माइंस में काम करते करते, माइंस मतलब जब हम जमीन को नीचे तक गड्ढा बना लेते हैं और यहाँ से कोल वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो माइनिंग होती है ना। तो माइंस में फैक्ट्रीज में काम करते करते अगर आपकी डेथ हो जाए या आपका हाथ पैर कुछ टूट जाए तो आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता था। दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड। हम इंग्लैंड को पढ़ रहे हैं, सोचो इंग्लैंड भी कोई अच्छा नहीं था, अभी कितना अच्छा दिखाता है अपने आप को, पर ऐसा वहां पर भी था कि बेटा अगर आपकी डेथ हो जाए आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। आपका हो सकता है हैंड इंजरी हो जाए, लेग इंजरी हो जाए, आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितनी भी रिस्क की जॉब में आप काम कर रहे हो अपनी रिस्क पे करो। ये भी मुझे गलत लगा कि आप किसी फैक्ट्री के ओनर है और वहां अगर किसी की कोई इंजरी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है तो कॉम्पनसेशन तो देना चाहिए। एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल वर्किंग और लिविंग कंडीशंस में डिक्लाइन होता गया बच्चा मॉरल वैल्यूज का। जो वर्कर्स थे उनकी मॉरल वैल्यू एकदम खत्म होती गई। लाइफ बिकेम अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, और लाइफ से बन गई स्ट्रगल का, एक स्ट्रगल सर्वाइवल का, जिंदा रहने के लिए बस संघर्ष किए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स ब्रोक डाउन अमंग्स्ट द पीपल, और जो बॉन्ड होता था ना पहले, तेरे लिए मैं मेरे लिए तू, चिंता नहीं कर भाई, तेरी सारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, ये बॉन्ड ग्रेजुअली खत्म हो गया। ठीक हुई बात। नाउ पॉलिटिकल इफेक्ट्स, राइज ऑफ कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो लैंड ओनर्स होते थे उनके पास बहुत वेल्थ थी। मैंने अच्छा ऐसा देखा है कि जिसके पास थोड़ा सा वेल्थ आ जाती है या पावर आ जाती है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता ही है। पहले विलेजेस में एक्सप्लॉइट कर रहा था पेजेंट्स को लैंड ओनर, सेम वे में आज कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स को। तो जिनके पास पैसा है वो एक्सप्लॉइट करते ही हैं, या ऐसा हो या उनके पैसे को देख के हमें ऐसा लगता हो कि यार हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। चलो अब जो भी है ठीक है। पहले लैंड ओनर्स के पास बहुत वेल्थ होती थी, प्रिविलेजेस होते थे, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एमरजेंस हुआ एक न्यू वेल्दी पावरफुल कैपिटलिस्ट क्लास का। डोमिनेंट फोर्स रही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का। अब बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्ट बन गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने लग गए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी बनने लग गई जो किसके इंटरेस्ट में होती, कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट में होती। सरकार चुन चुन के वो काम करती है जो कैपिटलिस्ट को पसंद होता। ट्रेड यूनियंस, जो रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बेटा वर्कर्स का, करने वाले कौन थे, कैपिटलिस्ट। इससे प्रोटेस्ट की बात सामने आई कि भैया अब बहुत हुआ हमारा एक्सप्लॉयटेशन, अब हम करेंगे प्रोटेस्ट। हाय 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 हाय। जो रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन था वर्कर्स का जो करने वाले थे कैपिटलिस्ट, लेड टू प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट करेंगे ये लोग कौन, वर्कर्स। ये लोग यूनाइटेड हो गए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे, ट्रेड यूनियंस बनने लगी और ट्रेड यूनियंस फाइट करने लगी फॉर देयर राइट्स। ठीक है, वर्कर्स के राइट के लिए बात करने कौन सी यूनियन आई, ट्रेड यूनियन। ठीक है, और ट्रेड यूनियन में कौन लोग थे, वर्कर्स ही ग्रुप बना के क्या फॉर्म किए, ट्रेड यूनियंस। अच्छा, ये ट्रेड यूनियंस क्या चाहती थी बेटा, बहुत बहुत ही माइन्यूट सी, बहुत ही सॉरी माइन्यूट नहीं, मीगर सी डिमांड थी, माइनर सी डिमांड थी इनकी। बेटर वर्किंग कंडीशन, हमारी जो वर्किंग कंडीशन है थोड़ी सी सुधार दो भैया, हमें पंखे दे दो, लाइट दे दो, माइनिंग में बच्चों को मत भेजो, हमारे वर्किंग आवर्स कम कर दो। छोटी छोटी डिमांड्स थी इनकी। जो ट्रेड यूनियंस थी फेस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और ट्रेड यूनियंस को रेजिस्टेंस मिलता था किससे, एम्प्लॉयर। अब बेटा जो फैक्ट्री ओनर्स होंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, क्या वो ट्रेड यूनियंस को पसंद कर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे होंगे। क्योंकि ट्रेड यूनियंस अगर हमेशा वर्कर्स की बात करती रहेगी, वर्कर्स के लिए सब कुछ मांगती रहेगी, तो उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, किसके, इंडस्ट्रियलिस्ट के। और ये सारे लोग ग्रुप बना के स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। बहुत सारी कंट्रीज में क्लैश थे बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड द कैपिटलिस्ट, और ये जो क्लैशेस हुए ट्रेड यूनियन और कैपिटलिस्ट के बीच में लेड टू ब्लड शेड, खूब खून खराब भी हुआ।
ठीक है। एक मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, तुम लोगों को तो शायद वो पसंद भी नहीं है, लाडला, अ, अनिल कपूर और श्रीदेवी वाली। उसको एक बार देखना, तो उसमें ट्रेड यूनियंस बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई है। सच में देखना एक बार, ट्रेड यूनियन समझना हो देखना हो तो लाडला मूवी देखना। जो स्ट्रगल्स था ट्रेड यूनियन का बहुत ही लंबा था, आर्डियस था। लॉन्ग मतलब होता है लंबा, आर्डियस मतलब होता है कठिन। ठीक है। द स्ट्रगल ऑफ द ट्रेड यूनियन वॉज लॉन्ग एंड आर्ड्यूअस। आर्ड्यूअस का मीनिंग होता है कठिन, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। तो जो वास्ट मेजोरिटी में वर्कर थे उनके पास एक टाइम में वोटिंग राइट भी नहीं थे। ठीक है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, वोटिंग राइट भी इनके पास नहीं थे। पर जब डिटर्मिनेशन हो तो कुछ भी हो सकता है। तो डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट्स ऑफ ट्रेड यूनियंस इवेंचुअली वो फ्रूट्स, और धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लग गई। जो डिटर्मिनेशन था, जो ट्राई किया ट्रेड यूनियंस ने, जो एफर्ट्स लगाया, उसकी वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट्स आने लगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैक्ट्री लॉज पास किए जिससे वर्कर की कंडीशन इम्प्रूव हुई और वर्कर्स को कुछ राइट्स भी मिल गए। Yes, students. So, think in answer में पूछा गया है, Industrial Revolution was a mixed blessing. Do you agree with the statement? Give reasons for your answer. अगर आज बैठ के मैं ग्रीन रेवोल्यूशन को देखूं तो इसको मिक्स ब्लेसिंग बोलना बिल्कुल परफेक्टली 100% करेक्ट होगा। मैं एक दूसरे एस्पेक्ट को देखती हूँ, वो एस्पेक्ट है एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो आज का हॉट टॉपिक है, जिसको बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च पेपर उसके ऊपर आ रहे हैं। तो वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहीं पर किसकी ही देन है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर वर्कर्स को जॉब मिली, हैवी डिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर पे थी वो कम हुई, पर यहाँ पर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ। एक और एस्पेक्ट है जो हमारी बुक में नहीं पढ़ाया जा रहा, जो आज हम देखते हैं, वो है कंज्यूमरिज्म। क्या? कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म में क्या होगा? पहले की भी औरतें बाल धोती थी, उनके बाल भी बहुत लंबे और बहुत अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे। वो कभी भी पहले पैराशूट की चंपी, फिर उसके बाद शैम्पू, फिर कंडीशनर, फिर लिवॉन, ये नहीं भी लगाती थी बेटा, तो भी उनके बाल अच्छे थे। अब हम एक सिर्फ बालों के लिए कितने प्रोडक्ट यूज़ करें? पहले ऑयल फॉर चंपी, फिर वॉश के लिए शैम्पू, फिर उनको कंडीशन करने के लिए कंडीशनर, एंड देन बाल सुलझे उलझे नहीं उसके लिए लिवॉन। एक सर के बालों के लिए 4 प्रोडक्ट का यूज़। दिस इज़ व्हाट कंज्यूमरिज्म। और ये किसकी वजह से आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आया। तो येस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप आपकी बुक के एस्पेक्ट से लिखेंगे तो मिक्स ब्लेसिंग ही लिखेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे कि वर्कर्स लिखेंगे कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वेजेस कम थे, वर्किंग आवर लॉन्ग थे, ट्रेड यूनियंस को पहले परमिट नहीं किया गया। ठीक है। द राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म। स्टूडेंट्स, हम लोग आगे इम्पेरियलिज्म को पैराग्राफ के हिसाब से समझें, उसके पहले थोड़ा सा लॉजिकली यही समझने की कोशिश करो। जब एक पावरफुल कंट्रीज अपने से थोड़ी सी वीक कंट्री को क्या करती है बेटा? एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दे। कैसे? उसे अपनी कॉलोनी बना के, क्या बना के? कॉलोनी बना के उसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल करे, इकोनॉमिक कंट्रोल करे, उसकी सोसाइटी को कंट्रोल करने लगे। तो इसी को क्या कहते हैं? इम्पेरियलिज्म। जैसे इंग्लैंड ने या ब्रिटेन, ठीक है, मतलब समहाउ थोड़ा डिफरेंस है, पर ठीक है, अभी समझो। ब्रिटेन ने जैसे कंट्रोल किया, कॉलोनी बनाया इंडिया को, ऐसे ही ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाया साउथ अफ्रीका को। फिर साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस, वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की पॉलिटिक्स, सबको कंट्रोल करने लग गई। कौन? ब्रिटेन। सेम इन्होंने कहा क्या? इंडिया में भी ऐसा ही किया। तो इसी को क्या कहते हैं? इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म में क्या होता है बेटा? एक पावरफुल कंट्री अपनी इन्फ्लुएंस को, अपनी पावर को किसके ऊपर जमाने लग जाती है? एक वीक और छोटी कंट्री के ऊपर। ठीक है बात? ये टेक ओवर करके भी होता है, ये कॉलोनी बना के भी होता है। तो इम्पेरियलिज्म पॉलिसी है एक्सटेंड करने की पावर को और इन्फ्लुएंस करने को, किसके ऊपर? दूसरी कंट्रीज के ऊपर, चाहे तो मिलिट्री फोर्स का यूज कर लो या किसी और मीन्स का। इसकी अगर हम जनरली बात करें तो ये पॉलिसी है टेक ओवर की, डोमिनेशन की। किसको टेक ओवर करना है? किसको डोमिनेट करना है? दूसरी छोटी वीक कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को। ठीक है बात? और ये कौन करेगा? एक पावरफुल नेशन। इंपीरियलिज्म ही इम्प्लाई करता है किसको? कॉलोनियलिज्म को। ठीक है, ये वो मेथड है कॉलोनिज्म जिसके थ्रू पावरफुल कंट्री को एक्वायर कर लेगी पूरा कंट्रोल दूसरी कंट्री के ऊपर। ठीक है,
अब कई बार ये कंट्रोल पूरा भी होता है और कई बार पार्शली भी होता है। अगर हम 18th और 19th सेंचुरीज में बात करें पावर पोजीशन प्रेस्टीज की किसकी, इंपीरियल यूरोपियन नेशंस की, तो ये डिपेंड थी बच्चा बहुत हद तक कि कितना किस कंट्री के बाद ओवरसीज पोजीशन है, और इसमें भी विजेता और विनर रहे इंग्लैंड, इंग्लैंड गलत बोलती हूँ मैं, ब्रिटेन। ठीक है, हम बोलते हैं ना ब्रिटानिया हुकूमत इंडिया के ऊपर किसने कंट्रोल किया, ब्रिटेन ने कंट्रोल किया है ना। ऐसे साउथ अफ्रीका के ऊपर भी ब्रिटिश कंट्रोल था, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कंट्रोल, 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका ब्रिटिश कंट्रोल। तो क्या बात समझ में आ गई। 18th और 19th सेंचुरीज में अगर हम बात करें कि किस यूरोपियन कंट्री के पास कितनी पावर है, कितनी पोजीशन है, कितनी प्रेस्टीज, तो इसको मापने का, इसको मेजर करने का एक ही तरीका था, वो तरीका था कि कितनी कॉलोनी किस कंट्री के पास है। इसमें ना ही जर्मनी पीछे रहा ना फ्रांस पीछे रहा, पर नंबर 1 पोजीशन पे हमेशा कौन रहा, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था स्पार्क्ड ऑफ अ मैड स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। अब ये सारी कंट्रीज, पोर्चुगल, स्पेन, डच, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स के डच होते हैं सॉरी, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, ये सब अब पागलों की तरह एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बनाने की कोशिश कर रही हैं और आपस में भी ये लोग लड़ेंगे। ये बात बेटा पहले भी हमने की है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आपको रॉ मटेरियल मिल पाए और आपने जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बना लिया, फिनिश प्रोडक्ट, उसके लिए रेडी मार्केट मिल पाए। ठीक है, ये बात हमने पहले भी की है ना। कॉटन से आप कॉटन क्लॉथ बना सकते हो, शुगर केन से शुगर बना सकते हो, पर शुगर जब तक बिक नहीं जाएगी तब तक आप क्या करोगे, और शुगर तब तक नहीं बनेगी जब तक आपके पास शुगर केन नहीं होगा। तो कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट किया गया अलग अलग तरीकों से। पहले उनसे रॉ मटेरियल लिया गया प्रोडक्शन के लिए, फिर एक्सक्लूसिव कैप्टिव मार्केट्स रेडी थे उनके फिनिश प्रोडक्ट के लिए। ये जो कॉलोनीज थी इन्हें इस तरीके से भी यूज़ किया गया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके ब्रिटेन की सरप्लस कैपिटल का। अब इतना प्रॉफिट हो रहा तो उस पैसे का क्या करें, तो उस पैसे को भी इन्वेस्ट करने के लिए इन्हीं कॉलोनीज का यूज़ किया गया। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो जो एम्परस नेशन थे जैसे यूरोप, इसने ऑलमोस्ट पूरे एशिया और अफ्रीका को कॉलोनी बना लिया। ये जो स्क्रैम्बल था फॉर कॉलोनीज, इससे इंटेंस राइवलरी होने लगी, आपस में ये लोग लड़ने लगे, फायर्स कंपटीशन होने लगे। बेटा यहाँ पर स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष, फेयर्स का मतलब होता है भयंकर। राइवलरी आप समझ सकते हो, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना, बट इन अ निगेटिव वे। ठीक है, और न्यूमरस वॉर होने लगे, किसके लिए, नई नई कॉलोनीज, हमारे पास कॉलोनी हो, ज़्यादा कॉलोनी हो, किसके बीच में होने लगे, इंपीरियल पावर के बीच में। हमारे इंडिया में ही फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहा था कॉलोनीज के लिए। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड ने इंडिया में आके लड़ाई की कि इंडिया के इस एरिया पे मेरा कंट्रोल, इंग्लैंड बोल रहा मेरा कंट्रोल। तो ये हमेशा हर जगह लड़ते रहे, पूरा फ्रांस और इंग्लैंड नहीं बचा, आपस में बहुत सारी कंट्रीज लड़ने लगी। कहीं पर नीदरलैंड लड़ रहा है फ्रांस से, तो कभी फ्रांस लड़ रहा है स्पेन से, कभी स्पेन लड़ रहा है इंग्लैंड से, कभी इंग्लैंड लड़ रहा है फ्रांस से, हमेशा ऐसे हुआ। दिस कन्फ्लिक्ट्स इवेंचुअली प्रिसिपेटेड इंटरनेशनल टेंशंस, और इन्हीं छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट में प्रिसिपेट किया किसको, प्रिसिपिटेटेड इंटरनेशनल टेंशंस और क्राइसिस, और इन्हीं की वजह से आउटब्रेक हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 में। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश था उसने एग्रेसिव पॉलिसीज को यूज़ करना स्टार्ट किया और इंडिया की टेरिटरीज को जीतना चालू कर दिया। जो नीड थी इसकी कि ये एक्वायर करे और एक्सपांड करे टेरिटोरियल पोजीशंस इन इंडिया, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का मालिक बन जाए, और फिर अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो भी चाहिए है वो यहाँ से ले जा सके। This need to acquire and expand territorial position in India was fueled by desperate need to sustain rapid industrial growth in Britain. Rapid industrial growth of Britain तभी पॉसिबल थी जब यहाँ से रॉ मटेरियल जाता। तो ये जो इनके पोजेशंस की जो भूख थी, जो डेस्परेट नीड थी, उसको फ्यूल करने वाला क्या ही था बच्चा कि यार हमें वहाँ पर रॉ मटेरियल भेजना है। मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश था उसने पूरे के पूरे इंडिया को अक्वायर कर लिया। इंडिया बिकेम द ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन, और ब्रिटिश क्राउन में इंडिया एक ज्वेल की तरह काम करने लगा।
ऐसा नहीं कि सिंघा उनके मुकुट में लग गया, मतलब अब ब्रिटिशर्स बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे इंडिया से। ब्रिटेन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंटरनेशनल इकोनॉमिक जायंट। और बेटा वर्ल्ड वॉर वन के पहले तक, या अब छोड़ दो, वर्ल्ड वॉर टू के भी पहले तक ब्रिटेन ने एक इकोनॉमिक जायंट था। ब्रिटेन की कंडीशन वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर वन के बाद खराब हुई, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो बिल्कुल ही खराब होने लग गई। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद थोड़ी खराब हुई, वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो पूरी खराब हो गई, पर वर्ल्ड वॉर टू तक एक इकोनॉमिक जायंट था ब्रिटेन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने मल्टीपल फोर्सेस को सेटअप किया इम्पेरियलिज्म के पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में। सुप्रीमेसी की रेस लग गई, कौन किससे आगे रह सकता है, कौन विनर रहेगा, कौन सबसे बड़ा कॉलोनी को अक्वायर करेगा, किसके पास सबसे ज़्यादा कॉलोनीज होगी। और एक टाइम में ऐसा कहा जाने लगा, स्पेशली ब्रिटेन के लिए, कि द सन नेवर सेट। क्यों कहा जाने लगा ऐसा ब्रिटेन का, कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कंट्रोल इनका, साउथ अफ्रीका के ऊपर कंट्रोल इनका, इंडिया के ऊपर कंट्रोल इनका, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कंट्रोल इनका। तो जब सनराइज ऑस्ट्रेलिया में है तब अमेरिका में नहीं है, फिर सनराइज जब इंडिया में है, फिर सनराइज अफ्रीका में हो जाएगा, और फिर सनराइज, तो मतलब धरती घूमती रहे पर ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होने वाला। क्योंकि एक टाइम में सूरज कहाँ उगा होगा, ऑस्ट्रेलिया में, किसकी कॉलोनी, ब्रिटेन की, फिर इंडिया में उगेगा, मतलब इंडिया में सनराइज होगा, किसकी कॉलोनी, इंडिया, ब्रिटेन की, फिर साउथ अफ्रीका में किसकी कॉलोनी, ब्रिटेन की, फिर नॉर्थ अमेरिका की 13 कॉलोनीज। तो इस तरीके से ऐसा कहा जाने लगा कि सन कभी सेट ही नहीं होता है ब्रिटेन। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर 24 घंटे का दिन होता है बेटा, बात ये है कि इतनी कॉलोनीज थी कि किसी ना किसी कॉलोनी में सनराइज होता ही होता था। और इस कॉलोनियल रेस में तो बच्चा ब्रिटेन सबसे आगे था, इसीलिए कहा गया सन नेवर सेट। एन एम्पायर ऑन विच, एक ऐसा एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट, एक ऐसा एम्पायर, इतना पावरफुल एम्पायर जहां पर सूर्यास्त ही नहीं होता। In India, the British Empire would unleash potent forces of change in political dynamics. इंडिया में political dynamics में बहुत सारे changes लेके आया ब्रिटेन एम्पायर, मतलब ब्रिटिश रूल। इकोनॉमिक इक्वेशंस बदल गई, कल्चरल इन्फ्लुएंस ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा था इंडिया पे। इन्होंने एक महान नेशन को एनस्लेव, अपना गुलाम बना लिया, और जो हमारी ग्लोरियस लेगेसी थी उसको कहीं ख़त्म कर दिया, और हमें एक कॉलोनियल इकॉनमी बना के छोड़ दिया, लगभग कितने सालों के लिए, 200 सालों के लिए। Students are amending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.